Hello everyone, Pranam. Welcome to Rajmadhav Vidya Vihar online classes, and this is your economics lecture. Chapter number 3. We are going to start today money and inflation. Okay, so money and inflation. What is the meaning of money and inflation? Money मतलब money तो पैसा. Okay, पैसा जो है जितना जो भी हम कमाते हैं वो पैसा और इन्फ्लेशन, ठीक है। उस प्राइस वो प्राइस राइज होना, इन्फ्लेशन का मतलब राइज होता है, पैसा जो प्राइस राइज होती है जो भी मार्केट में, उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मनी। और मनी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, और इकोनॉमिक्स में मेन बेसिकली हम जो है प्रॉफिट, बेनिफिट, मनी, बिजनेस, इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो मनी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका कि मनी इज़ एट सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखने जाएं, अभी के समय पे देखने जाएं, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है वो मनी ही होता है। मनी से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आज पॉसिबल है अभी फ़िलहाल। To satisfy her or his needs in an individual requires money to buy goods and services. कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आज, चाहे कोई भी सामान खरीदना है, चाहे कोई सर्विस लेनी है, हमको कुछ भी हमको लेना है, उसके लिए हमको मनी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द स्टोर वैल्यू। ये सिर्फ एक्सचेंज नहीं है, मतलब कि एक्सचेंज मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आप कोई भी सामान लेके ख़रीदते हो, ठीक है, पैसा देते हो और कोई भी चीज़ खरीद लेते हो, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द स्टोर वैल्यू। ये एक वैल्यू भी डिसाइड करता है आपका। पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स, और लोग अपने फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए मनी का यूज़ करते हैं, मतलब मनी को सेव करते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की मतलब लोगों के जो वांट्स है, जो ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड है। आप आज कुछ ज़रूरत है उसको पूरा करोगे तो फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, तो अनलिमिटेड है। एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। और खुद की जो नीड्स होती है, सारी की सारी नीड्स, सारी की सारी जो भी उसके वांट्स है, उसको पूरा करने के लिए वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता चीज़ें। आप हर चीज़ तो घर में नहीं बना सकते ना। आप अपने हर एक नीड को पूरा करने के लिए खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते सामान को। आपको क्या करना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है उसको। Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by way the mutual exchange of goods and services. तो क्या करता है इंसान, ज़्यादातर अपनी चीज़ों को, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए म्यूचुअली एक्सचेंज करता है, सर्विसेज की या गुड्स की। मतलब म्यूचुअल पैसा देना और सामान उसका लेना। लेकिन हमेशा से पैसा तो था नहीं, पुराने ज़माने में पैसा नहीं था, हज़ारों साल पहले मनी यूज़ नहीं होती थी। एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग यूज ऑल्सो सेटिस्फाई देयर वांट्स, तब भी लेकिन नीड्स तो होती ही थी। मनी नहीं थी लेकिन नीड्स तो थी, ज़रूरतें तो थी। तो उस समय पर भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लोग क्या करते थे, लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सचेंज होता था ये मनी से नहीं होता था, गुड्स का गुड्स से होता था। मतलब एक सामान दिया और एक सामान लिया, ठीक है। और इसी को ही उस समय बार्टर सिस्टम कहते थे, उसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाए, ठीक है, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज विथ अदर गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं, कि जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपको सर्विस चाहिए या गुड्स चाहिए, उसके बदले में गुड्स या सर्विस ही लेना, ठीक है। एक गुड्स देना और दूसरा गुड्स लेना, या एक सर्विस देना सर्विस लेना, या फिर गुड्स के बदले में सर्विस लेना या सर्विस के बदले में गुड्स लेना, ये भी होता है। विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी, किसी भी तरीके का एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि मनी, पैसा, वहाँ पे मनी बीच में नहीं आता। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है। इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल्स लिव्ड अ सिंपल विलेज लाइफ
had less needs and carried out agriculture exchange of goods and services which was sufficient for the sustenance. मतलब सस्टेन करने के लिए अच्छी तरीके से रहने के लिए उन लोगों को गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि लोग बहुत विलेज में रहते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, ज़्यादा उनकी ज़रूरतें नहीं थी उस टाइम पे। ज़्यादातर एग्रीकल्चर यानी खाने पीने के ही, अगर कोई किसान है, जैसे हमने फर्स्ट उसमें भी हमने यही लिया था चैप्टर में एग्जाम्पल कि 2 फार्मर हैं और वो 2 फार्मर में एक के यहाँ पे वीट होता है और एक के यहाँ पे राइस होता है, ठीक है। अब वीट वाला राइस दे दे और राइस वाला वीट दे दे, उसमें बस खाली गुड्स का एक्सचेंज हुआ। वीट जिसके यहाँ वीट होता है वो राइस ले ले, ठीक है, दूसरे वाले फार्मर से, और जिसके यहाँ राइस होता है वो वीट ले ले दूसरे वाले फार्मर के यहाँ से। तो ये एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सस्टेन करने के लिए इतना बहुत होता था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ फार्मर कल्टिवेटिंग वीट would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get rice, clothes और shoes। अब राइस के बदले में कुछ और भी हो सकता है, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं। सिमिलरली द शू मेकर वुड गेट क्लोथ एंड फूड, और जो शू मेकर है वो उसके बदले में कपड़े या फिर फूड भी ले सकता है, मतलब एक दूसरे से कोई भी सामान एक्सचेंज कर सकते हैं। घी बाय एक्सचेंजिंग द शू ही मेड। टीचर्स यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज। टीचर्स जो है नॉलेज के बदले में, मतलब शिक्षा के बदले में, वो फूड ग्रेन्स भी ले सकते हैं। एंड द आर्टिस्ट वुड बी पेट्रोनाइज्ड फॉर देयर एंटरटेनिंग आर्ट। और आर्टिस्ट क्या कर सकता है, आर्टिस्ट उसके बदले में, जैसे कि उसने वो उसको जो भी वो, जैसे अगर वो पेंटिंग करता है तो वो पेंटिंग बना के दे सकता है उसके बदले में, या जो भी एंटरटेनिंग आर्ट उसका है वो आर्ट वो दिखा सकता है उसके बदले में। सो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड in an increase the change in demand, making them more specific. Industrialization, urbanization, division of labor and specialization made the barter system limited and less applicable. बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं रहा जब ये सारी चीज़ें, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ हुई तो डिमांड, हर चीज़ की डिमांड बढ़ी, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी, जो लोगों की वांट्स बढ़ी, नीड बढ़े, मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, ठीक है, लेबर बढ़ने लगा, लोगों को लेबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसमें डिवीज़न होने लगे, डिपार्टमेंट्स बनने लगे। सो ये सारी चीज़ें जब हुई तो बार्टर सिस्टम जो है बहुत ही लिमिटेड हो गया, ओके। तो इसकी वजह से अगर वो लिमिटेड हो गया तो लेस एप्लीकेबल हो गया। द म्यूचुअल एक्सचेंज डिक्रीज्ड एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड। क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज। देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअली, मतलब सामने वाले को हमारे पास जो सामान है उसकी ज़रूरत है अगर, और उसके पास जो सामान है उसकी हमको ज़रूरत है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसके बदले में ये सामान लेना। अब उसमें मार्केट प्राइस कहीं पे भी नहीं आती कि मार्केट में ये चीज़, मेरे पास जो चीज़ है वो ज़्यादा महंगी है और उसके पास जो चीज़ है वो थोड़ी सस्ती है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हम लोग उस सामान को एक दूसरे से अदला बदली करें, तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, स्पेशलाइज्ड चीज़ें बढ़ गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ी तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, ये जो म्यूचुअल एक्सचेंजेज हुए, ये डिक्रीज़ हो गई, ये कम हो गए, और जो पर्सनल नीड्स थी यानी पर्सनल नीड्स वो इंक्रीज़ होने लगी, ओके। सो द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम आर, तो लिमिटेशंस कौन कौन सी हुई कि इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, इशू होने लगे। म्यूचुअल जो एडजस्टमेंट होते थे, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती थी, ये क्या हो गई,
वांट्स की ये इसमें इशू आने लग गए। मतलब अगर वीट वाले को राइस की ज़रूरत है पर राइस वाले को वीट नहीं चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए। अब वो जो वीट जो जिसके पास है उसके पास क्लोथ्स नहीं है, तो वो कैसे करेगा बार्टर सिस्टम, वो एक्सचेंज कैसे करेगा कोई भी चीज़। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगी। सो विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज्ड। जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स थी, वांट्स थे उनके, वो इंक्रीज हुए, बढ़ने लग गए। एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वॉज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था बहुत आसान चल रहा था, इजी वे में चल रहा था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दे देना, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा था, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो गया, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाउ दोज हु हैड राइस टू एक्सचेंज फॉर वीट डिड नॉट नीड वीट बट क्लोथ्स अंडर बार्टर। मैंने पढ़ा नहीं है बट ये वही आ गया कि उसको कपड़े चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। वाइल ऑन द अदर हैंड वन who had clothes did not want rice but wanted ghee in exchange for their clothes, है ना। हर एक को दूसरी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होने लग गई। thus there was a difficulty in establishing the need for each other's goods। मतलब हर एक के पास दूसरे की नीड को पूरा करने के लिए वो सामान नहीं होता था या फिर सर्विस नहीं होती थी। टू मेक द बार्टर पॉसिबल, तो बार्टर पॉसिबल हुआ ही नहीं, बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसी जगह पर अगर नीड पूरी नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो। So making it a challenge to establish a barter between invisible and divisible goods। तो फिर धीरे धीरे ये जो है बार्टर सिस्टम ख़त्म होने लगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, स्टोर करना। देर वॉज अ इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू जो हमने पढ़ा लास्ट, एक्सचेंज वैल्यू का मतलब कि एक्सचेंज वैल्यू किसको कहते हैं, तो जो हम एक एक्सचेंज करते थे सामान, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, डिफ़िकल्टी आने लगी, ठीक है। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज़ और क्लोथ। एक फार्मर है जो वीट के बदले में शूज़ या कपड़े ले सकता है, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेस एंड शी और ही प्रोड्यूस्ड मोर वीट देयर अराइजेज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रॉन्ग सरप्लस वीट। तो क्या होगा, अगर जैसे जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वीट ज़्यादा प्रमाण में हो गया, वीट बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, और उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो सरप्लस वीट है, सरप्लस मतलब जो ज़्यादा वीट है, ठीक है, तो वीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका प्रोडक्शन। इफ़ वीट कैन बी स्टोर्ड, तो वीट जो सरप्लस हुआ उसको स्टोर करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, है ना, लंबे समय तक के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए। देन एट द फ्यूचर डेट सच स्टॉक ऑफ वीट कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज़ और क्लोथ और राइस। और जो स्टोर करके रखेंगे, अगर वो स्टोर करके अच्छी तरीके से रख लेते हैं, तो फ्यूचर में भी उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे किसी के भी साथ, चाहे शूज़ हैं, पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं, या फिर राइस है, या फिर कुछ और भी चीज़ है, उसके साथ वापस से हम उसको एक्सचेंज करके ले सकते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू स्टोर वीट, है ना। लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम आया कि भाई वीट को स्टोर कहाँ किया जाए। When an individual produced on a large scale through one's own effort, अपने खुद की मेहनत से जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन बड़े पैमाने पे कोई चीज़ प्रोडक्शन करता है किसी चीज़ का, तो शी और ही हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोड्यूस। क्योंकि ये चीज़ आप उतना, अगर वीट आप बहुत ज़्यादा प्रमाण में अगर आप उसको कल्टीवेट करते हैं, तो वो आप पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर सकते। कितना आप यूज़ कर पाओगे, तो उसको या तो आपको बेच देना पड़ेगा या तो कोई बार्टर सिस्टम आपको करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम स्टोरेज की आने लगी। इट वॉज अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू स्टोर द सरप्लस गुड्स और स्टोर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दीज गुड्स। ओके, सो प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब मेजरमेंट के प्रॉब्लम आने लगी, वैल्यू की मेजरमेंट कैसे की जाए, कि कैसे उसका जो है बार्टर सिस्टम में ये लिमिटेशन आई
कि जो मैंने अभी कहा कि पहले पहले ऐसा सोचते नहीं थे कि बार्टर सिस्टम ही चलता था, लेकिन जब मार्केट प्राइस आने लग गई, उसकी वैल्यू पता चली कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ क्या है, तो इसकी वजह से तो प्रॉब्लम्स आने लगी कि कैसे वैल्यू कैसे डिसाइड करें बार्टर करने के टाइम पे। With the introduction of division of labor and specialization in an industry-driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. ठीक है, जब ज़्यादा इंट्रोडक्शन हुआ, लेबर डिवीज़न होने लग गए, स्पेशलाइज्ड जो है लेबर आने लग गए, इंडस्ट्री अच्छी चलने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, तो जो गुड्स और सर्विसेज जो दी जाती थी या बार्टर किया जा रहा था, तो उसकी वैल्यू समझना मुश्किल हो गया कि उसकी कैसे वैल्यू उसकी डिसाइड की जाए। तो एक्सचेंजिंग व्हीट फॉर राइस was simpler, but now large number of goods became available for exchange against wheat. मतलब पहले अगर सिर्फ व्हीट और राइस का एक्सचेंज करना हो तो बहुत ही आसान था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर हमको शूज़ भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, हमको खाने के दूसरे और सामान भी चाहिए, तो प्रॉब्लम होने लग गई कि व्हीट के बदले में अगर क्लोथ लेना है तो मेजरमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, हेंस इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ व्हीट इफ़, देखो ये एग्जांपल दिया गया, इफ़ 20 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस। समझ में आ रहा है? ये हमने आई थिंक पहले भी समझा था, पहले फर्स्ट चैप्टर में ही, कि इफ़ 20 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, 40 kg राइस है और व्हीट 20 kg है, लेकिन दोनों, फिर व्हीट थोड़ा महंगा है, 10 meters of textile कपड़ा and 1 kilogram ghee in a modern structure, the question of measurement arise as, वही प्राइस वैल्यू जब पता चलने लग गई तो प्रॉब्लम आने लगी कि मेजरमेंट कैसे किया जाए। हाउ मच द टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज 1 किलो घी, किसी कपड़े के बदले में घी कैसे कोई ले सकता है, और हाउ मच द राइस कैन एक्सचेंज 1 किलोग्राम घी। इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर्स, इसीलिए डिफिकल्टी आने लग गई। हेंस अरोज अ नीड फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजरिंग रॉड, इसीलिए एक मेजरिंग रॉड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी, और फिर ये जो रॉड खड़ा हुआ बीच में, जो रॉड आया, जो हर्डल आया, ये जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी, इसकी वजह से पैसे की ज़रूरत पड़ी, मनी की ज़रूरत पड़ी, विच बिकेम द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ ट्रेड। जो व्यापार करने में जो भी मुश्किलें आ रही थी उसमें भी आसानी हुई, सामान या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज लेने में भी आसानी हुई, तो मनी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रणाम।